नमस्कार। इस समय जो देश में हलचल हो रही है उसके बारे में बोलने को, लिखने को बहुत कुछ है। और ये लिखना, ये बोलना किसी के समर्थन में भी हो सकता है, किसी की प्रशंसा में भी हो सकता है और किसी के विरोध में भी हो सकता है। मैं एक ऐसा व्यक्ति हूँ जिसने हमेशा सरकार से ही सवाल पूछा है। बहुत से लोग कहते हैं कि आज के टाइम पे आप सरकार के विरोध में लिखते हो तो आप एक कांग्रेस के समर्थक हो, या आप कांग्रेसी हो, या आप कम्युनिस्ट हो। लोग अलग अलग जो हैं उपाधियां दे देते हैं कि आप ये हो, आप फलाना हो, आप ढिमकाना हो। तो ऐसा कुछ नहीं है। मेरा हमेशा से ये रहा है कि जब भी मैं सवाल करता हूँ मैं सरकार से ही सवाल करता हूँ। इतना कुछ हो रहा है, बात कर रहे हैं लॉकडाउन की। लॉकडाउन 1.0 हो गया, लॉकडाउन 2.0 हो गया। 2 बार हमारे प्रधानमंत्री जी आते हैं, लॉकडाउन के बारे में बोल के चले जाते हैं। तीसरी बार जो गाइडलाइंस होती है वो आपके गृह मंत्रालय द्वारा दी जाती है कि तीसरा जो है 3.0 लॉकडाउन जारी रहेगा। आप लॉकडाउन पे लॉकडाउन बढ़ाए जा रहे हैं, लेकिन समझ में ये नहीं आ रहा है हमारे कि लॉकडाउन का उद्देश्य क्या है और लॉकडाउन करने का उद्देश्य क्या रहा। सवाल ये भी उठ रहे हैं, अलग अलग राजनीतिक पार्टियों द्वारा सवाल ये भी किए जा रहे हैं कि क्या वाकई में ही जो लॉकडाउन किया गया वो सही समय पे किया गया लॉकडाउन। अब इसको लेके लोगों में अपनी अलग अलग राय हैं, लोगों के अपने अपने अलग अलग मत हैं। किसी आप भाजपा समर्थक से पूछ लीजिएगा कि क्या लॉकडाउन सही समय पे किया गया है, तो उनके जो स्वर होंगे वो महिमा मंडन में होंगे, सरकार के गुणगान में होंगे। यही सवाल आप यदि किसी कांग्रेसी से पूछेंगे तो उसकी भाषा शैली थोड़ी सी विरोधाभास की रहेगी, उसमें विरोध रहेगा। आपको कई एक तर्क वो आपको बता देंगे, वो तर्क भी आपको उसमें बता देंगे वो। ऐसे ही आप किसी अन्य राजनीतिक पार्टियों से पूछोगे कि क्या लॉकडाउन सही समय पे किया गया, तो उनके भी स्वर जो हैं मिले जुले से रहेंगे। अब बात लॉकडाउन, चलिए आपने किया है, लॉकडाउन को लेके लोगों के अपने अपने मत भी हो सकते हैं, लेकिन मेरा जो व्यक्तिगत मत है लॉकडाउन को लेके, मैं यही कहूँगा कि शायद लॉकडाउन करने में सरकार ने काफ़ी देर कर दी है। उसके कई कारण भी हो सकते हैं, क्योंकि 22-23 फरवरी में आपने नमस्ते ट्रम्प करना था, जबकि पहला आपका कोरोना पॉजिटिव जो मिला था वो जनवरी 30 को मिला था आपको। 22-23 में आपने नमस्ते ट्रम्प करना था। नमस्ते ट्रम्प आपका ख़त्म हुआ, जिसमें कि करीब करीब 10 लाख लोगों की वहाँ पे भीड़ को इकट्ठा किया नमस्ते ट्रम्प करने के लिए। उसके बाद यदि हम 9 मार्च को पहुँचे तो आपके एक जो अब भाजपा में सम्मिलित हो चुके हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया, जो कि कांग्रेस के एक नेता हुआ करते थे, मध्य प्रदेश से काफ़ी बड़े नेता थे, वो विधायकों को तोड़ते हैं सत्ताधीश पार्टी के, कांग्रेस जो कि उस समय सत्ता में थी मध्य प्रदेश में, वहाँ से उनके विधायकों को तोड़ते हैं। विधायक तोड़ने के बाद उनको हवाई जहाज़ के द्वारा बेंगलोर लेकर जाया जाता है। 22 तारीख को मोदी जी आते हैं, 19 मार्च में मोदी जी आते हैं और कहते हैं कि 22 मार्च को जनता द्वारा अपने ऊपर एक दिन का कर्फ्यू लगाया जाएगा, जनता कर्फ्यू जिसको आपने नाम दिया। तो वो जनता कर्फ्यू भी आपका हो जाता है। 23 मार्च में आपकी सरकार बनती है मध्य प्रदेश में। 24 तारीख से आप लॉकडाउन पूर्ण रूप से लगा देते हैं 14 अप्रैल तक। तो कुछ यहाँ पे भी कुछ ऐसा लगा जैसे कि हो सकता था कि यदि आपकी मध्य प्रदेश में सरकार 23 मार्च को नहीं बनती और वो जाके आपकी 27 मार्च को बनती, तो मुझे ये व्यक्तिगत तौर पे ये लगा था कि शायद आप 28 मार्च से लॉकडाउन करेंगे। तो ये बात रही आपकी लॉकडाउन की। लॉकडाउन में आपने कोई खाका तैयार नहीं किया इसका कि कैसे आपकी अर्थव्यवस्था चलेगी, कैसे जो लोग आपके इधर अन्य राज्यों में फंसे हुए हैं वो कैसे अपने घरों तक पहुंच पाएंगे। क्योंकि जब सारे काम धंधे सब चीज़ बंद हो जाएंगे, ख़ास तौर से दिहाड़ी लेबर जो आपके जो मज़दूर हैं और फैक्ट्रीज़ में जो काम कर रहे हैं दूर दूर फैक्ट्रीज़ में, वो अपने घर कैसे जाएंगे, उनको खाने पीने की उनकी क्या व्यवस्था होगी। इस तरीके से कुछ
आपका कोई प्लान नहीं था, ना आपने किसी प्रदेश के मुख्यमंत्रियों से आपने इस पर बात करी, जो आप लॉकडाउन 4.0 में कह रहे हैं कि हम मुख्यमंत्रियों के साथ वार्ता कर रहे हैं, उसके बाद जो भी होगा हम बात करेंगे उस पर, लॉकडाउन 4 में क्या नया रहेगा, क्या नहीं नया नहीं रहेगा करके। तो बात कर रहे थे, जब आपने लॉकडाउन किया, आपने इन लोगों के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचा कि ये कैसे करेंगे, कैसे रहेंगे, कैसे खाएंगे, इनकी जो आजीविका है वो कैसे चलेगी। अब जब सड़क पर बिल्कुल हाहाकार हो गई, सब चीज़ हो गया, तब आपकी सरकार उठती है खाने की व्यवस्था के लिए, पीने की व्यवस्था के लिए, उनके रहने की व्यवस्था के लिए। लेकिन उस समय तक काफ़ी देर हो चुकी थी, काफ़ी लोग पैदल ही निकल पड़े थे, कई लोगों ने रास्तों में दम तोड़ दिया। अब मैं आपको यदि आंकड़े पढ़ के बताऊं, आजकल में कितने मज़दूरों ने अपनी जान दी है इस लॉकडाउन के दौरान। अभी आप केस देखेंगे, औरैया उत्तर प्रदेश में करीब 24 लोग मर गए हैं ट्रक एक्सीडेंट में, और 34 करीब जो हैं घायल बताए जा रहे हैं। आज छतरपुर में मध्य प्रदेश के ट्रक के पलटने से 6 लोग मर गए हैं, 19 लोग घायल बताए जा रहे हैं। तो 19 और 6, आप ये मान के चलिए करीब 25-25 लोग एक ट्रक में जा रहे थे। और पीछे आप ट्रक की आप बात करेंगे तो 34 एक में गए, और 34 जिसमें कि आपके घायल हुए हैं, 24 आपके मारे गए हैं। तो यदि आप ये जोड़ेंगे तो करीब करीब 54 लोग एक ट्रक के अंदर जा रहे थे। अभी आप देखिए, एमपी और यूपी बॉर्डर में 6 मज़दूर रोड एक्सीडेंट में मर गए हैं। कल की बात है, 6 लोग फिर मरे हैं महाराष्ट्र में, जो कि महाराष्ट्र से यूपी आ रहे थे, एमपी के गुना में एक्सीडेंट में मर गए हैं। कल 6 मज़दूरों की मौत हो गई मुजफ्फरनगर में बस चढ़ने से। बिहार के समस्तीपुर में रोड एक्सीडेंट में। बाकी औरंगाबाद का तो आपको सबको पता ही है, जिसमें 16 लोग करीब ट्रेन में कट के जो मर गए हैं। तो इस तरीके से जो हैं आपके जो भी मज़दूर दिहाड़ी याफ्ता लोग हैं, किस तरीके से परेशानी। कई ऐसे वीडियोज़ आ रहे थे बीच बीच में, जिसमें बच्चे को सूटकेस में रख के उसकी माँ उसको खींचते हुए ले जा रही थी। उसके पर मेरे ख्याल से आगरा के डीएम ने एक टिप्पणी भी करी है कि इस तरीके से तो हमारे माता पिता भी हमें लेके जाया करते थे। लेकिन उस समय की परिस्थितियाँ अलग थी और इस समय की परिस्थितियाँ अलग हैं। तो इस तरीके से जो है आपका, जो लास्ट में किसी को अगर ये सब चीज़ सहन करना पड़ रहा है या बर्दाश्त करना पड़ रहा है, तो वो दिहाड़ी मज़दूर हैं, और अपने वो लोग हैं जो छोटे कारोबारी हैं, दूसरे राज्यों में रह के कारोबार कर रहे थे, आना जाना चाह रहे थे। अब जब सब चीज़ें ये चीज़ होने लगी, लोग मरने लगे, हाहाकार होने लगी सड़कों पर, तब आपने आनन फानन में ट्रेनें चलाई हैं, जिसमें कि आपके और आपके राज्य सरकारों से आपकी बिल्कुल मिल नहीं रही है। आप कह रहे हैं बिहार में, कभी कह रहे हैं बिहार में आने दे रहे हैं वहाँ के मुख्यमंत्री, कभी आप कह रहे हैं बांग्लादेश में आपका बंगाल में जो है वहाँ के मज़दूरों को वहाँ के मुख्यमंत्री द्वारा आने नहीं दिया जा रहा है। तो ये चीज़ आपने उस समय क्यों नहीं सोची, जब आप लॉकडाउन जैसी चीज़, इतनी बड़ी चीज़ करने जा रहे थे? क्या आपको लोगों को 3-4 दिन का समय नहीं देना चाहिए था? आपको 4-5 दिन का समय नहीं देना चाहिए था कि एक लंबा लॉकडाउन जो है देश में चलने जा रहा है, क्योंकि ये जो कोविड-19 है, इसकी अभी कोई वैक्सीन नहीं आई है। आप लॉकडाउन लगाते जा रहे हैं, हर चीज़ लगाते जा रहे हैं। आपने ये चीज़ पहले सोचनी थी कि जब तक इसका कोई वैक्सीन नहीं है, इन लोगों को उनके घर तक पहुंचा दिया जाए। अब हम ये कैसे मान लें कि क्या कहते हैं, जो लोग अपने प्रदेश वापस जाना चाह रहे हैं, उनमें से कोई कोरोना संक्रमित नहीं होगा, और वो वहाँ लोगों के संक्रमण में नहीं आएगा, किसी के संपर्क में नहीं आएगा, और संपर्क में आएगा तो फैलेगा वो। अभी इसी को लेके हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट की। सुप्रीम कोर्ट में भी मेरे ख्याल से आजकल में एक याचिका जो गुहार लगाई थी मज़दूरों के लिए कि उनके खाने पीने रहने की पूरी व्यवस्था करी जाए उनके ज़िले में रह के।
तो जो हमारा न्याय मंदिर है वहाँ से एक आवाज़ आती है कि इन लोगों को जो पैदल जा रहे हैं उनको जाने से कैसे रोका जाए। ये बड़ा अटपटा सा तर्क जो वहाँ से आया है। जब आप इतने बड़े लॉकडाउन को हैंडल कर रहे हैं, क्या इन लोगों को आप रोक नहीं सकते? क्या इनके लिए आप पूरी प्रॉपर व्यवस्था नहीं कर सकते? अब जब इतना कुछ हो गया है, सब कुछ हो गया है, सारे धंधे मंदे पड़ गए हैं, सब कामों में एक तरीके से पटता आ गई है, सरकार को कोई राजस्व नहीं मिल पा रहा है, टैक्सेस सारी चीज़ें बंद हो गई हैं। तो परसों अभी मेरे ख्याल से 13 तारीख में मोदी जी ने सुबह एक ट्वीट किया कि शाम को मैं देश को संबोधन करूंगा। करीब 35 मिनट का संबोधन वो रहा। 35 मिनट में तो मेरे ख्याल से 25 मिनट तो कुछ समझ में आया नहीं लोगों को आप कहना क्या चाह रहे हैं। आखिरी 10 मिनट में समझ में ये आया कि आपने एक शब्द जो लोगों के बीच में फेंका, आत्मनिर्भरता करके, और फिर उसके बाद आपने कहा कि एक राहत पैकेज जो दिया जा रहा है 20 लाख करोड़ का लोगों को दिया जाएगा। अब ये 20 लाख करोड़ आप जो जनता को बता रहे हैं कि ये लोगों को एज अ राहत पैकेज दिया गया है, तो इसमें आपने कहा कि इसकी डिटेलिंग जो है आपने कोई चीज़ भी उसमें अनवील नहीं करी। आपने ये कहा कि इसकी जो संपूर्ण जानकारी देंगे वो आपके वित्त मंत्री आके देंगे। आपने एक बात और कही थी कि हमने कोशिश ये करनी है कि हम विदेशी चीज़ इस्तेमाल नहीं करें और स्वदेशी का ज़्यादा इस्तेमाल करें। तो आपकी वित्त मंत्री अगले दिन आती हैं और आपके राज्य वित्त मंत्री अनुराग ठाकुर जी आते हैं। वो बोलते हैं आपकी जो वित्त मंत्री हैं वो सारा भाषण आके अपना इंग्लिश में करती हैं। अब मेरे समझ में ये नहीं आया कि आपने जिन लोगों के लिए पैकेज लिखा है उसमें से कितने प्रतिशत लोग पढ़े लिखे होंगे जो आपके इस पैकेज को समझे होंगे। आपने अधिकतर चीज़ें आप कह रहे हैं कि आपने छोटे बिजनेसमैन के लिए, मज़दूरों के लिए, ऐसे लोगों के लिए निकाली है ना ये जो राहत पैकेज निकाली है। तो उसमें से आप ये बताइए कि कितने लोग होंगे जो आपके इस अंग्रेज़ी भाषण को समझे होंगे। उसमें भी जब आपसे पूछा गया कि क्या कहते हैं ये जो 20 लाख करोड़ रुपए है इसमें से डायरेक्ट पैसा लोगों की जेब में कितना जाएगा, कितना कैश फ्लो रहेगा, उसमें भी आपके वित्त मंत्री ने कोई जवाब दिया नहीं। इसमें ये भी आपकी क्लियर कट नहीं है कि आपने जो पहले 1.86 लाख करोड़ रुपए जो आपने लिए हैं आरबीआई से वो भी जोड़ा जाएगा, या आपने 1.70 लाख आपने जो पहले डिक्लेयर किए हैं एज अ राहत पैकेज वो भी इसमें जोड़ा जाएगा या नहीं जोड़ा जाएगा। मनरेगा के तहत आप जो दिहाड़ी दे रहे हैं वो भी आप इसमें जोड़ेंगे नहीं जोड़ेंगे। वृद्धा पेंशन आप जोड़ेंगे नहीं जोड़ेंगे इसमें। उज्ज्वला गैस योजना आप इसमें जिसमें आपने लोगों से पैसे लेके उनको फिर वापस उनके खातों में डाला है बहुत से लोगों के, क्या वो भी इसको जोड़ा जाएगा नहीं जोड़ा जाएगा। बुज़ुर्ग पेंशन इसमें जोड़ी जाएगी नहीं जोड़ी जाएगी। तो कई ऐसी चीज़ें हैं जो आपने अनवील नहीं करी हैं इसमें। अब कुछ जो इकोनॉमिस्ट हैं उनकी मैं बात सुन रहा था, बहुत से लोगों को जब आपने इस तरह का पैकेज दिया तो जाहिर सी बात है लोग इंटरनेट पे खंगालना चालू करते हैं। मैंने भी कई जगह ये पढ़ा, तो पढ़ने में मेरी समझ में जो आया, आपने एक शब्द का इस्तेमाल किया था लिक्विडिटी फ्यूजन। लिक्विडिटी कहाँ से जनरेट होती है बहुत से लोगों को नहीं पता होगा। इकोनॉमी अगर हमारी देश की अगर कहीं व्यवस्था हमने सही चलानी है और बैंकों में लिक्विडिटी फ़्लो बढ़ाना है तो वो जनरेट ऐसे होती है कि आपका जो भी अमाउंट आप बैंक में जमा करते हैं, उदाहरण के लिए आप ले लीजिए 1 लाख रुपए आप बैंक में जमा कर रहे हैं, तो उसमें से आपको कुछ परसेंट या कुछ रेशियो जो है गवर्नमेंट को देना पड़ता है। मान लीजिए आपने 1 लाख रुपए आपने बैंक में जमा किया है, तो यदि CRR जो एग्जैक्ट वर्ड होता है ये होता है आपका कैश रिज़र्व और रेशियो। ये शब्द ये जो है ये एक इस नाम से आपका आरबीआई का एक अकाउंट होता है जिसमें यदि आरबीआई का CRR 4% है तो उस 1 लाख में से 4,000 रुपये आपके CRR अकाउंट में जाएंगे जिसमें आपको आरबीआई कोई भी किसी भी तरह का इंटरेस्ट नहीं देती है। तो ये CRR रेट जो है, CRR रेट गवर्नमेंट ने क्या किया है, आरबीआई गवर्नर ने क्या किया है जो अभी तक सुनने में आ रहा है कि मान लीजिए आपका 5% का CRR है, तो
गवर्नमेंट ने 5 की जगह 2.5 कर दिया है उसको। तो मतलब 2.5 का जो फ़्लो है वो बैंकों के पास रहेगा। तो अब इस सीआरआर से आपने 10 लाख करोड़ रुपए जनरेट कर दिए हर बैंक से, जितने भी कॉमर्शियल बैंक्स हैं। तो इसमें गवर्नमेंट कह रही है कि ये अमाउंट जो है हम बिज़नेस बढ़ाने के लिए देंगे, लोन देंगे। यानी वो आपको आप राहत में नहीं दे रहे हैं, आपको वो उधार दे रहे हैं, जिसको आपका अगर काम धंधा चलेगा, सही रहेगा, सब कुछ रहेगा, तो आपको वापस भी करना है वो। और सबसे बड़ी बात तो मेरे को समझ में ये नहीं आया कि जब इतनी बड़ी आपदा देश के अंदर है, काम धंधे सबके बंद हैं, आप किसके लिए बनाओगे और किसको बेचोगे? कोई आदमी इस समय लोन क्यों लेगा? अभी लॉकडाउन का भी कुछ पता नहीं है, लॉकडाउन 5.0 भी हो सकता है। जब तक वैक्सीन इसकी नहीं आती है तब तक तो हमने इसी तरीके से कोरोना में रहना है। लेकिन आपने ये सारी चीज़ें तय करनी है कि कैसे आगे आपने इकोनॉमी को बूस्ट करना है, कैसे वो करना है। क्योंकि देखिए, मैं शुरू से ही कहता आ रहा हूँ कि लॉकडाउन एकमात्र इसका उपाय नहीं है। लॉकडाउन आप करिए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन लॉकडाउन को आप अनंत काल तक नहीं ले जा सकते। कहीं ना कहीं आपको इसको समाप्त करना ही पड़ेगा। क्योंकि राजस्व के तौर पे आप देखिए, आपके पास आज की डेट में कुछ नहीं है। राजस्व आपने कहीं से कमाने की सोची तो वो आपने शराब से कमाने की सोची। उसको मैं गलत भी नहीं कहूँगा, क्योंकि शराब से काफ़ी अच्छा रेवेन्यू आता है, उसमें कोई दो राय नहीं है। शराब, अब उन स्टेट्स का क्या होगा जहाँ पे शराब नहीं बिकती है? जैसे आपका बिहार में पूरी तरीके से बैन है, एमपी में गुजरात में पूरी तरीके से बैन है। तो वहाँ ये स्टेट्स कैसे रेवेन्यू जनरेट कर रहे होंगे? आपकी जीएसटी बिल्कुल निल है, जीएसटी आपका अप्रैल में कोई जीएसटी का आपको रेवेन्यू नहीं हुआ किसी भी स्टेट्स में। और किसी ने अगर कुछ होगा भी पुराना तो उसने जमा नहीं किया है। आप किसी को ऐसे टाइम पे किसी को प्रेशराइज़ भी नहीं कर सकते, क्योंकि आप जो काम करने वाले लोग हैं उनसे भी आप कह रहे हैं कि आप अपने जितने भी स्टाफ हैं उनको आप बना के रखिए, उनको हटाइए मत, उनको लगा के रखिए। तो हर तरीके से मतलब मेरा पूरा कहने का सार ये है कि इसमें अगर लॉकडाउन में कोई परेशान सबसे ज़्यादा हुआ है तो एक वो मज़दूर वर्ग है। अलग अलग तरीके से लोग रोटी के लिए लड़ रहे हैं, लोग बिस्किट के लिए लड़ रहे हैं, लोग केले के लिए लड़ रहे हैं। मतलब अभी इलाहाबाद का एक वीडियो जारी हुआ था जिसमें वहाँ का कोई व्यक्ति लोगों में केले वितरित कर रहा था और ऐसी मारामार थी, 1 दर्जन केला था, कई लोग वहाँ पर थे। तो इस तरीके से भयावह तस्वीरें सामने आ रही हैं। रोज़ सुबह कुछ ना कुछ गलत खबर सुनने को आ रही है, ऐसी खबर सुनने को आ रही है, इससे पूरा दिल दहल जाता है। अब तो लिखना और आपका एक तरीके से बोलना भी बिल्कुल निरर्थक सा लग रहा है, क्या बोलें क्या लिखें, लेकिन फिर भी लिखते रहते हैं इस आस से कि कुछ ऐसे लोग हों जिनके हम एहसास को जगा सकें। क्योंकि ऐसे समय में अधिकतर जितनी भी सरकारें हैं, न्याय के मंदिर हैं, सभी संवेदनशील हो गए हैं, संवेदनहीन हो गए हैं। तो ऐसे में कुछ लोगों को हम जगा सकते हैं अगर अपने लिखने से या बोलने से, जो आके इन लोगों की मदद कर सकें। ये हम सोचेंगे कि थोड़ा सा हमारी तरफ से पुण्य का काम हो पा रहा है। क्योंकि ज़्यादा तौर पे तो हम भी नहीं कर पाते, जितना स्मॉल सॉर्ट ऑफ वे में हम कर पाते हैं उतना हम कर लेते हैं। लेकिन हमें और लोगों को भी जागरूक करना है कि ऐसे लोगों की मदद करें। कोई आपको इस तरीके से परेशान मिलता है तो उसकी आप ज़रूर मदद करें। आपके नियम, आपके जो भी पास के उप जिलाधिकारी हैं या जिलाधिकारी हैं, किसी तरीके से उनको राहत मिल सके तो वो आप ज़रूर कराएं। और जो भी लोग बाहर प्रदेशों से आ रहे हैं, अपने प्रदेश में आ रहे हैं, आप उन लोगों का स्वागत करिए, उनको एज अ ह्यूमन बीइंग आप ट्रीट करिए। और आपकी ओर से अगर कोई सहायता हो सके तो वो उससे बड़ी बात है ही नहीं। क्योंकि हो सकता है कि वो मरीज़ हैं लेकिन मुजरिम नहीं हैं। तो हम लोगों को इस चीज़ का ख्याल रखना है कि जो भी लोग इस तरीके से हैं उनसे आप भेदभाव किसी भी तरीके से ना करें। आप एक अच्छे इंसान बने, सांप्रदायिक चीज़ें आप छोड़ दें, इंसान को इंसान समझें। अब वो चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, इंसान इंसान की तरह होता है। गलतियाँ सबसे होती हैं, सब गलतियाँ करते हैं, लेकिन जो इस चीज़ का पछतावा करे उससे बड़ा कोई इंसान नहीं होता है। तो लास्ट में मैं वीडियो को यहीं अंत करूँगा कि आप लोग जितने भी लोग हैं, मैं अपने आसपास भी देख रहा हूँ बहुत से
ऐसे सामाजिक कार्यकर्ता हैं या सामाजिक लोग हैं जो ऐसे लोगों की मदद कर रहे हैं, गरीबों की मदद कर रहे हैं। तो आप लोगों से भी अगर यदि आप सक्षम हैं तो आप ज़रूर जाके मदद करें उन लोगों की। धन्यवाद।